तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए जल्दी से कमेंट में कमेंट क्या कर रहे थे? राम राम सभी लोगों को। लास्ट टॉपिक बताइए, क्या टॉपिक पढ़े थे हम? हिमाचल प्रदेश में बढ़िया। हम सोचा 6 क्लास लिए, उसके लिए मैं 5 बजे निकलना पड़ेगा से। नहीं डाला है। आप दोनों क्लास लीजिए, मैं सोच वीडियो नहीं लेगा, नहीं वीडियो नहीं उसके कमेंट डाला सर, आपको वीडियो पड़ गया, दूसरा टॉपिक पढ़ना है, फिर चेक करना है क्लास में। और नौकरी उसको कमेंट लाइक कर दियो, बहुत मजा बनाते हो। अच्छा, हेडिंग डालवा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीरियर पार्ट अकॉर्डिंग टू दिल्ली। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीरियर पार्ट अकॉर्डिंग टू दिल्ली। दिल्ली के अनुसार आंतरिक भाग का वर्गीकरण। दिल्ली के अनुसार आंतरिक भाग का कौन कौन सा वर्गीकरण होगा? देखो, सबसे पहले हमें भाग बताया था लिथोस्फीयर। ये 100 किलोमीटर का भाग है। इस भाग की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या पाया जाता है, आपका आंसर होगा। इसमें कठोर चट्टान पाई जाती है। ठीक है, इस वाले भाग में ऑल मिनरल्स एंड ग्राउंड वाटर लोकेटेड। इस वाले भाग में क्या है? वाटर रिजर्व। जितने भी खनिज निकाले जाते हैं ना, सभी के सभी खनिज और भूमिगत जल, इसी वाले भाग में लिथोस्फीयर में। नेक्स्ट में बात करूंगा तो दूसरे नंबर पे जो भाग आएगा उसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। नाम है दुर्बलता मंडल। ये होता है 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक। हाँ भाई यार, हाँ तो चल रहा है गूगल मतलब नहीं है, चले बढ़ में सॉरी। एस्थेनोस्फीयर की मैं बात करूंगा तो 100 से 400 किलोमीटर तक का भाग होता है। इसमें क्या होता है? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। इस वाले भाग में क्या होता है? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। कल भी समझा था मैंने, रेडियोधर्मी पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से, ध्यान से सुनिए पूरी बात, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं तो एनर्जी रिलीज करने पर होता क्या है? यहाँ का टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ मैग्मा पाया जाता है। इसीलिए जो एस्थेनोस्फीयर इसे क्या कहा जाता है? मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। मैग्मा चैम्बर कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा भाग, मेसोस्फीयर, यानी कि मध्यमंडल। ये होता है 400 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। और जो मध्यमंडल वाला भाग है इसमें क्या पाया जाता है? सॉलिड रॉक्स आर फाउंड। इसमें कठोर चट्टान पाई जाती है। इसमें क्या होता है? कठोर चट्टान पाई जाती है। नोट हुआ? इसके बाद में जो चौथा जो भाग है उसको देखते हैं। जो चौथा भाग है इसे क्या कहा जाता है? बैरिक स्फीयर या बैरिक मंडल। 2900 से 6371 किलोमीटर तक। अब जो बैरिक स्फीयर है इसकी मैं बात करूंगा तो इसमें क्या आएगा बैरिक स्फीयर में? एक तो आता है आउटर पार्ट, एक आता है इसमें इनर पार्ट। आउटर पार्ट में मैग्मा भरा होता है, इनर पार्ट जो होता है सॉलिड होता है, ठीक है। अब जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको डायग्राम से समझाता हूँ मैं। देखो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा था। यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो ये पहला भाग है। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ये तीन के तीन भाग ऐसे हैं जो क्या है? सॉलिड है। इसका नाम क्या है? लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। और ये है 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक। और ये वाला जो भाग है ये है 400 किलोमीटर तक, ये है 2900 किलोमीटर तक, ये है 5155 किलोमीटर तक, ये है 6371 किलोमीटर तक। ये भाग तो बताया ना। इस वाले भाग को नाम दिया गया मेसोस्फीयर। इस वाले पूरे भाग को नाम दिया गया बैरिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसी में यहाँ पर क्या है? मैग्मा भरा हुआ है।
और इसे कहा जाता है एस एनोस्फीयर। यहाँ भी मैग्मा भरा हुआ है। अब सारे लोग एक बात समझ, यहाँ पे पाई जाती है हैवी मेटल्स। इन हैवी मेटल्स के ऊपर जब मैग्मा रिगड़ता है ना एसयू, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है। और जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा मैं लिख देता हूँ दिस मूवमेंट ऑफ मैग्मा क्या कर देता है, दिस मूवमेंट ऑफ मैग्मा क्या करता है, दिस मूवमेंट ऑफ मैग्मा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस मैग्मा की गति से क्या होता है, मैग्मा की गति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मैग्मा की गति क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नोट हुआ, आगे लाइन को मैं बोल रहा हूँ, देखो दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट द अर्थ बाय, प्रोटेक्ट द अर्थ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सन, है ना, ये क्या करते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की हानिकारक वैद्युत चुंबकीय तरंगों से सुरक्षा करता है। कैसे करता है सुरक्षा, देखो टेंशन मत लो, पूरा डायग्राम समझना, वाला देखो, ये पृथ्वी, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी में ऐसे यूं है, ये मैग्नेटिक लाइन होती है ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ है। अब आया सूर्य, तो जो सूर्य से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है ना, वो यहाँ से टकराती है, टकराने के बाद डाइवर्ट हो जाती है ऐसे। तो आप सभी को अच्छे से पता है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो यहाँ कलरफुल लाइट इफेक्ट क्रिएट होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। यहाँ पर जो लाइटनिंग होती है इसको कहा जाता है अरोरा बोलेंस, और यहाँ पर जो होती है इसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्या रंगीन प्रकाश है। हमें बात को ध्यान से सुनना समझना, जब हम पृथ्वी के ऐसे अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या जानकारी मिलेगी, हमें ये जानकारी मिलेगी चाहे टेम्परेचर हो जाए, चाहे डेंसिटी हो जाए, चाहे प्रेशर हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एकदम स्टेबल हो, सब कुछ वेरिएबल है, चेंज होता रहता है ना। तो इस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल लाइन को ड्रॉ किया गया जिन्हें डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। डिस्कंटिन्यूटी यानी कि असंबद्धता, असंबद्धता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमेजिनरी लाइन जो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट वेरिएशन इन इंटीरियर पार्ट। ये क्या होती है, आकाश में काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आंतरिक भाग में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सबसे पहला होगा, पांच है ये, एक का नाम है कोनराड, मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। इसकी मैं बात करूंगा तो सुनना, कोनराड किसको अलग करती है तो आंसर होगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करती है भैया, यहाँ से डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सब चेंज होना शुरू हो चुका है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करती है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को, रैपिटी करती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल को, गुटेनबर्ग करती है लोअर मेंटल अपर कोर को, लेहमैन करती है अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है, पूरा नोट करो, जब तक मैं वो समझ खाना खा लूँ। एक्चुअली सुबह 6 बजे जाना पड़ा, सुबह वाली क्लास में वापस मैं 6 बजे कोनी में बैठा टिफिन पैक करने के लिए। नोट हुआ, दो लाइनें पर जल्दी से,
आगे बढ़े। अब नेक्स्ट डालूंगा, नया टॉपिक डालूंगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत की मैंने बात करूं तो किसने सजेस्ट किया था? सजेस्ट बाय वैगनर है, ये किसने दिया था? वैगनर ने सिद्धांत दिया था। वैगनर ने क्या एक्सप्लेन किया? हाउ कॉन्टिनेंट सेपरेट टू ईच अदर। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए, जो महाद्वीप है वो कैसे एक दूसरे से अलग हुए। ये बात कही गई इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। और अल्फ्रेड वैगनर ने इस बात को किसने एक्सप्लेन किया? तो इन्होंने पूरी बुक लिखी और इनकी जो बुक थी उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, यानी कि बुक का नाम था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इनकी बुक का नाम था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या? वैगनर ने सबसे पहले कंक्लूजन दिया कि अगर हम बैक इन टाइम में जाएंगे तो हमें जानकारी मिलेगी आज के जो महाद्वीप इधर उधर फैले हुए हैं, एक टाइम ऐसा था कि सभी महाद्वीप एक जगह थे और एक बड़े भूखंड में जुड़े हुए थे। उस बड़े भूखंड का नाम था पैंजिया। इन्होंने क्या कहा? ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा ऑल कॉन्टिनेंट वर जॉइंटेड इनटू अ सुपर कॉन्टिनेंट। इन्होंने कहा सभी महाद्वीप एक बड़े स्थलखंड में जुड़े थे। तो सभी महाद्वीप थे वो क्या थे? एक बड़े स्थलखंड में जुड़े हुए थे और इस बड़े स्थलखंड को क्या नाम दिया गया था? पैंजिया। इस बड़े स्थलखंड को क्या नाम दिया गया था? पैंजिया। बिल्कुल ऐसे समझ लो, ये हो गया था पैंजिया। और जो ये पैंजिया था ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। इस पैंजिया वाले भाग को क्या कहा गया? इसे कहा गया पेंथालासा। पैंजिया वाले भाग को क्या कहा गया था? पेंथालासा। तो मैं लिख देता हूं, पैंजिया वाज सराउंडेड बाय अ वाटर बॉडी कॉल्ड पेंथालासा, है ना? जो पैंजिया था, पैंजिया में क्या है? पैंजिया जलीय भाग पेंथालासा से घिरा था। मैंने कुछ नहीं कहा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अमेरिका, वो अमेरिका, ऑल कॉन्टिनेंट वर जॉइंटेड टू ईच अदर। सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, है ना? नोट कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में चमत्कार हो गई, महाद्वीप पूछ जाएंगे कैसे टूटेंगे, वो चीज सीखेंगे। हाँ जी, इन्होंने कहा इस पैंजिया पर 3 बल लगे। क्या हुआ? पैंजिया पर 3 बल लागू हुए। इन बलों के नाम क्या थे? टाइडल फोर्स, वॉयंस फोर्स और एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? कितने बल लगे पैंजिया पर? 3। जो पैंजिया था इस पैंजिया पर 3 बल लागू हुए। ज्वारीय बल, उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल किसके कारण लगा? सन मून ग्रेविटेशन। उत्प्लावन बल किसके कारण लगा? वाटर की वजह से। और ग्रेविटेशन फोर्स किसकी वजह से अप्लाई हुआ? मास ऑफ पैंजिया की वजह से। इन 3 बलों का जो रिजल्ट निकला वो इतना भयानक निकला कि पैंजिया सबसे पहले 2 भागों में टूटा। पैंजिया स्प्लिट इन 2 पार्ट। पैंजिया जो था ना वो 2 भागों में टूट गया। एक कहलाया अंगारलैंड, एक कहलाया गोंडवाना लैंड। पैंजिया 2 भागों में टूटा था। एक भाग था अंगारलैंड, दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड। ऐसा माना जाता है कि जो अंगारलैंड है ये फिर से टूटा और 3 कॉन्टिनेंट में विभाजित हो गया। एक बना इसके टूटने से नॉर्थ अमेरिका, एक बना यूरोप और एक बना एशिया। 3 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। और जो गोंडवाना लैंड था इसके टूटने से टोटल 4 कॉन्टिनेंट बने। कौन कौन से 4 कॉन्टिनेंट बने? एक बना इसके टूटने से अफ्रीका, एक बना इसके टूटने से ऑस्ट्रेलिया, एक बना अंटार्कटिका और एक बना साउथ अमेरिका। ठीक है, यानी टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और इसका जो मिडिल पार्ट था, जो मिडिल पार्ट है इसको कहा गया कैथेसी। बीच वाले पार्ट को क्या कहा गया? कैथेसा कहा गया।
हो गया? चलो आज इतना करते हैं।